एक खूबसूरत सा सवाल है, हाइब्रिड में साथ वाले के कंधे पे थपकी दें, थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलते रहा करें माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, जबरदस्त, कीप इट अप। और एक दो बंदों को दोस्त बना लें, उन्हें फौरन मैसेज कर दिया करें मैंने होमवर्क कर लिया, जैसे ही कर लेना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज अ प्लानट फ्रॉम अ यूएस कंपनी। द टर्म्स आर गिवन बिलो। टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज $100। कितने का प्लान खरीदना है? $100 का। कितने का प्लान खरीदना है? सारे मॉडल टाउन की नींद इस क्लास के अंदर आती है। $100। पेमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग शेड्यूल। थोड़े से पैसे अभी ले लो, थोड़े से पैसे जब प्लांट आएगा तब ले लेना, और थोड़े से पैसे फिर प्लांट को इंस्टॉल करने के बाद ले लेना। कुछ पैसे आज पकड़ लो, कुछ पैसे जब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने बाद जब प्लांट मुझे देने आओगे तब पकड़ लेना पैसे, और 3-4 महीने इंस्टॉल करने में लग जाएंगे, तो 4 महीने बाद मेरे से आके बकाया जो पैसे रह जाएंगे वो भी ले लेना। तो टोटल जो है $100 ये वाला पूरा हो गया। तो इस तरह आपने मेरे से पैसे लेने हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर हो गए हैं शिपमेंट पे, यानी शिपमेंट पे आप एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो पीपीई हम डेबिट कर देंगे। द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। को क्या करना है, ये तो जब सवाल खुलेगा तो देख लेंगे। एक्सचेंज रेट को तो ना देखा करें, यानी कि पेपर रीडिंग टाइम जुलाई 1/16 का रेट 60.5, ओह सितंबर 30 ओह 61, दैट्स रियली अजीब। ये नहीं देखने तो पेपर में, ये वजह सवाल खुलेगा तो देख लेंगे। ओके क्या? तो शुरू कर, उधर वाली प्लेटें शुरू कर पहले, मैं इधर वाली धो रहा हूँ। देगचा पकड़, देगचा पकड़, पहले देगचा पकड़। मैं कह रहा हूँ आप साबुन लगाओ, मैं पानी लगा देता हूँ। यकम जुलाई 16 को पेमेंट हो रही है $20 की, तो हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 16, तो कुछ पेमेंट हमारे साल हो गई है, प्लांट भी हमारे साल आ गया। इसमें से एडवांस पेमेंट कितनी हुई है? $100 में से $100 में से $20 एडवांस। एडवांस का मतलब ये, यानी चीज आने से 3 महीने पहले ही हमने पेमेंट कर दी है। जिस वक्त मैंने $20 पे किए उस वक्त डॉलर कितने का था? तो बताएं यकम जुलाई 16 को $20 की एंट्री मैं प्लांट अकाउंट में डालूं या एडवांस अकाउंट में डालूं? एडवांस अकाउंट में जी। यकम जुलाई 16 बोलें तो एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट। मार्कर ला दें, काला मार्कर ला दें जी। कितने डॉलर? $20 इंटू रुपीज 60.5 12 रुपीज इन 1000 के रुपीज नेक्स्ट। अब डेट बताएं अगली। अच्छा जी, जब तक प्लांट जो है वो इंस्टॉल ना हो जाए तो तब तक प्लांट इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि प्लांट अकाउंट डेबिट करने की बजाय प्लांट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर दें, तो बेहतर है। 30 सितंबर 16 को प्लांट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस भी सवाल में एडवांस आ जाए यहां देख के देख लीजिएगा, आ रहे हैं ना, फील हो रहा है? जिस भी सवाल में क्या आ जाए तो उसमें प्लांट को आपने स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड नहीं करना,
अब आपने ज्यादा जल्दी नहीं करनी, जल्दी करने वाला क्या करेगा, जल्दी करने वाला कहेगा प्लांट आया, हाँ आया, $100 जरा 61, नहीं ये प्लांट की कॉस्ट नहीं है। प्लांट की कॉस्ट एडवांस के सवालों में क्या निकाला करनी है, बैलेंसिंग। बेसिकली ये वाली प्राइस हम लॉक कर चुके हैं, ये बदल ही नहीं सकती, अब कोई दुनिया का इंसान बदल नहीं सकता। $20 जरा 60.5 लॉक हो गया है, $20 हमने 61 पे 60 पे कर दिए हैं। अब प्लांट में भी यही जाना चाहिए, प्लांट में और कुछ नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो जो आदत कल की पड़ी हुई थी ना कि एसेट आते ही उसको स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करते थे, एडवांस के सवालों में इस आदत को बदलें और एडवांस के सवालों में अब प्लांट डेबिट कर दें, लेकिन फिलहाल उसकी फिगर्स ना लिखें। पहले मुझे बता दें कि प्लांट मैंने खरीद लिया है, प्लांट खरीदते ही मैं सोचूंगा इतने पैसे मैंने दे दिए हुए थे, इतने पैसे अभी दे देता हूं और इतने पैसे दे दूंगा। अब इतने दे दिए, इतने दे दिए थे, इतने दे दिए, इतने दे दूंगा। अब 3 फिगर्स आएंगी नीचे, बताएं कौन कौन सी। एडवांस अकाउंट को खत्म करेंगे, क्योंकि एडवांस इसलिए दिया था कि प्लांट आए, वो आ गया। जो कैश आज दिया है उसको तो डायरेक्ट कैश अकाउंट में लेके जाऊंगा, और जो पैसे देने का वादा है वो आज ही मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब चीज आ जाए और पैसे ना दें तो हमने पढ़ा हुआ है क्या रिकॉर्ड करते हैं, पेएबल। तो अब इन तीनों की बात बता दें क्या है। थोड़े से पैसे दे दिए थे, थोड़े से पैसे आज, और थोड़े से पैसे दे देंगे। अच्छा, एडवांस को बस उधर से लिख लें। आप कुछ ब्रैकेटें ब्रूकेटें मारेंगे तो फिर उसने एक ही ब्रैकेट मारनी है एक दफा, वो फिर हमारे लिए काफी होती है, वो चक्कर नहीं करना। बस अब ब्रैकेट ब्रूकेट कोई नहीं मारनी, इसको नीचे उतार लें बस 1210। इसमें आप स्पॉट रेट ये वो इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैश बताएं कितने डॉलर दिया, $50। इस इन एक्सचेंज रेट क्या है 30 सितंबर को, 61। कितना हो गया, $50 3050। अच्छा गाइस, आगे बताएं। $30 पेड पेएबल, $30 क्या। और दीवानों मस्तानों, खुदा का खौफ करो, 61.5 वालों, बंदा जूता उतार के मारे, पहने पहने भी मार सकते हैं, तो हाई लेवल का लगेगा। मेरे भाई क्या कर रहे हो, खुदा का खौफ करो। 31 जनवरी 17 का रेट मुझे 30 सितंबर 16 की रात को कैसे पता चलेगा। नहीं सर, हमें तो सवाल में पता है, पागल ही है, हमें तो सवाल। 30 सितंबर 16 का जो रेट है वो 30 सितंबर 16 वाला ही पेएबल रिकॉर्ड होगा, 61 पे ही पेएबल रिकॉर्ड होगा। हाँ, ईयर एंड पे वो पेएबल इस रेट पे आ जाएगा। और जब पे होगा तो फिर वो पेमेंट 61.5 पे कर देंगे। लेकिन वाइल स्टैंडिंग ऑन 30 सितंबर 16, अगर मैं 30 सितंबर 16 को मुंह चुक के खड़ा हूं तो मैं जितना मर्जी मुंह चुक लूं, मुझे फ्यूचर का रेट, तो 30 सितंबर को फिलहाल पेएबल कितने पे क्रिएट करूं, जो 30 सितंबर को रेट है वो पहुंची हुई सरकारें पता नहीं कहां पहुंची हुई थी, आप लोग इधर आए। 30 सितंबर को क्या रेट है डॉलर का, बस मेरा ख्याल है 61 पे पे करना है, फ्यूचर में देखते हैं फिर क्या हुआ। जी बोलें। 1830। अच्छा, अब अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसा कर देते कि $100 इंटू ₹61, यानी ये भी 30 सितंबर का रेट यूज करते, तो फिर जो फिगर आती वो क्या आती, 60। फिर ये एंट्री मैच ना करती, फिर जब ये एंट्री मैच ना करती, आपने कहना था मुझे एक्सचेंज पर गेन लॉस आया, तो स्टैंडर्ड बोलेगा क्या एक्सचेंज हो रहा है, कुछ एक्सचेंज हो ही नहीं रहा अभी, कोई करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं। अब असल में ये 50 ज़रब 61 इसमें चले जाना चाहिए, ये 30 ज़रब 61 इसमें चले जाना चाहिए, और इधर 20 ज़रब 60.5 जाना चाहिए, क्योंकि ये वाली करेंसी में हम एक्सपोज ही नहीं है फॉरेन करेंसी रिस्क के लिए। इस तरह तो करना नहीं पेपर में कि 80 इंटू 61 और 20 इंटू 60.5, मैंने निकाल दी ये फिगर चुप्पी, और बैलेंसिंग निकाला करेंगे हम।
तो प्लांट की कॉस्ट बैलेंसिंग निकालना। अगेन फीलिंग आती है कि आप लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे होते, आप अपनी फिगर निकाल के बैठे होते हैं। ईयर एंड की एंट्रीज कर दें, प्लांट के आगे वर्क इन प्रोग्रेस लिख दें, क्या करें, दो स्टैंडर्ड से तो आप लोग महरूम रह जाएंगे, IAS 38 और 41। उसके फिर को पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग्स आपको दे दें, IAS 38 और 41, क्योंकि दिल में तो आता है ना कि पता नहीं पिछली दफा FR2 वाले ने क्या पढ़ा था, इंटेंजिबल्स पता नहीं क्या होते हैं, IAS 41 एग्रीकल्चर पता नहीं क्या होता है, दिल में तो आएगा ना। कल भी आ रहा था आपके दिल में, पता नहीं आता। ये अजीब बच्चे हैं आजकल, कुछ बच्चे कहते हैं हम तालीम हासिल करने आए हैं, हम तो सीखेंगे चीजें, और जैसे ही कहा जाए ये सिलेबस में नहीं है, सबसे पहले सफा काट रहे होते हैं। और जब एग्जाम छुट्टियां आती हैं तो पेपर दे के जब फारग होते हैं तो भी उस सफ़े को खोल के नहीं देखते, हम तो पढ़ने आए थे, जरा देखें तो सही सर ने कटवाया क्या था सफ़ा। तो वो लोग हाथ खड़ा कर दें कि सर ने क्लासेस में कोई सफ़े वगैरह कटवा दिए कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, किताब में गलती से डल गए हैं, और आप लोग पेपर दे के फारिग हुए और उन सफ़ों को पढ़ने लग गए। तो हम तो तालीम हासिल करेंगे, हम तो यूं कर देंगे, हम तो पेपर पास करने के लिए आए हैं। अच्छा, नियत पेपर पास करने, मैं समझा पढ़ने आए हैं आप लोग, है ना। किसी ने ये जो 5-6 छुट्टियां थी उसमें IAS 16 खोला, ओरिजिनल स्टैंडर्ड से पूरा IAS 16 पढ़ लिया हो किसी? अच्छा, हाथ खड़ा करें। 2 दिन आप लोगों ने जूस, बिस्किट, टॉफी, ये जो लेस टाइप चिप्स वगैरह, कुरकुरे और ये सारी चीजें नहीं खानी 2 दिन, जंक फूड नहीं खाना 2 दिन। फिर 2 दिन बाद आपको इंशाल्लाह इजाजत दे देंगे। ऐसे ऐसे इसको खत्म करें। आड़ू ले लेंगे, बनाना ले लेंगे, एप्पल ले लेंगे। ओके, अब ये बंदा जिसने हाथ खड़ा किया जब पकड़ा गया तो आप लोगों ने मुझे बताना है। जी 31 दिसंबर 2016 बोलें जी। ये वाला एडवांस तो खत्म हो गया ना किताबों से, और ये तो वैसे ही कैश पे कर दिया है। तो ईयर एंड पर वर्सेस वाली कैलकुलेशन से प्लांट भी मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, पेएबल भी अभी पड़ा हुआ है, ये एडवांस तो खत्म हो गया है। क्या इन दोनों को ले जाऊं वर्सेस वाली कैलकुलेशन में? ये क्या है? नॉन मनी टाइप चीज है, रिसीवेबल पेएबल नहीं है। तो सिर्फ, और वैसे भी हकीकतन सोचे ना, अब डर दिल में किसका है? एक्सपोज्ड सिर्फ कितने डॉलर के बारे में आप रह गए हैं? $20 के बारे में क्यों नहीं एक्सपोज्ड? पेमेंट होगी भी है। $50 के बारे में क्यों नहीं एक्सपोज्ड? डर है कि डॉलर बदल ना जाए, क्योंकि $30 अभी तक मैंने, और प्लांट के बारे में कोई डर नहीं है। प्लांट में कोई मसला आ गया, वो इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड है, वो अलग है। डर सिर्फ किसके बारे में? आप $30 के बारे में। आप $30 को पकड़ें और पकड़ के इसको फैंटी चढ़ाएं, यानी लेटेस्ट रेट पे लाएं। लेटेस्ट रेट चाती मारें जरा, 61.20। जवाब दे दें आज 1836। वन एट 30। ये लाइबिलिटी है, एसेट है? एरो हमेशा हम ऐसे खींचते हैं। 1830 वाली लाइबिलिटी को 1836 पर लेके जाना है। तो खड़े होके बता दें लोग हम कैसे करते हैं दुनिया में। माशाल्लाह। हाँ। जी बोलें। पेबल को बढ़ा दें, एक्सचेंज पेबल। जी चलें आगे। ईयर एंड 2017
16 अब कौन से साल में जाने? 2017। जनवरी 31, 2017 को कोई बच्चा बता दे कि एक्सचेंज गेन लॉस आना है या नहीं आना है? आना है। अच्छा जी, आप 31 जनवरी 2017 को एंट्री बताएं। 2017 के साल में कैश के आगे आदत डालने, ब्रैकेट डालने की। ये देखें जैसे हर दफा कैश है ना फौरन, इधर तो वो वैसे कैश पे होता है, इधर कैश के सामने, कैश के आगे फौरन ब्रैकेट डाल लिया करें। कैश बिल्कुल स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड करना होता है। कितना कैश पे हुआ? $30। 61.5, इसको पकड़ लें। 61.5, 61.5 जवाब दे दें आज। 1845। पेबल कितने पे खड़ा था? 1836। इन दोनों को जमा करके देख लें। 1836 पेबल पड़ा था। पेबल को डेबिट मार दें कितने से? 1836। खड़े हो जाए, उधर मुंह करके। हंसने या गम में? लेकिन पहले देख लो ना। गम में सर। 1836 वाले को 1845 दिए हैं। गम का इजहार करो फोकस करके जरा 5 सेकंड के लिए। अच्छा, एक्सचेंज लॉस। भाई ये किसी टीचर ने रेनी डे के लिए छुपा के रखा हुआ इधर। एक्सचेंज लॉस बैलेंसिंग और क्या? प्लांट को वर्क इन प्रोग्रेस से प्लांट अकाउंट में शिफ्ट कर दें, बिकॉज रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हो गए थे 30 सितंबर को, लेकिन प्लांट अवेलेबल फॉर यूज कब से हुआ है? जब इंस्टॉल हो गया। तो इसलिए इंस्टॉलेशन की डेट पर वर्क इन प्रोग्रेस से निकाल के प्लांट अकाउंट में डाल दें। 31 जनवरी 17 प्लांट जी कितना? 60-90 सॉरी गाइस 60-90। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री तो करनी नहीं है क्योंकि लाइफ वगैरह ये नहीं गिवन। डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डिडक्शन क्रेडिट 60 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इनटू 11/12। आपको एफिशिएंसी नहीं मार के आनी। If you would have given the useful life, I would have calculated the depreciation as well. But you examiner, you have not given me the useful life. Therefore, I am moving towards next question. For further details, you can contact my dad. My Abbuji. कायद-ए-आज़म के 14 नकात में से कोई एक दो बताओ। जर्मनी को हॉलैंड से अलग कर दिया जाए। काम काम काम। सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए। सिंध को मुंबई से अलग कर दिया जाए। नहीं ये सही फरमा रहे हैं भाई।
सारे 60 पेजेस आई गेस 21 के शेयर हुए थे, वो कर दो। हो गया जी। अब जरा ट्राई करें, पास पेपर का क्वेश्चन 1 जो है किस पेज के ऊपर है? करें जी। कौन सा इसका पॉइंट रह गया? पॉइंट नंबर 1। इसकी बनानी है तो बना लें, इसकी फ्रूट चार्ट बनानी है तो बना लें। देखें इधर, फ्रूट चार्ट से क्या मुराद है? पी एंड एल और, अच्छा पी एंड एल तो आसान से है, पी एंड एल को छोड़ें। पी एंड एल में ये लॉस चला जाएगा 6 रुपए का बस पहले साल, और दूसरे साल 9 रुपए का लॉस चला जाएगा, तो लॉस हो जाएगा पी एंड एल, और डिप्शन चली जाएगी अगर है। बैलेंस शीट में क्या जाएगा? बैलेंस शीट में नहीं, कैश तो नहीं जाता, एडवांस से कट गया तो एडवांस ही बाहर निकल आई, नहीं कुछ भी नहीं, एडवांस से कट गया। प्लान नजर आएगा बैलेंस शीट में 6090, और पेबल किस पे नजर आएगा बैलेंस शीट में? 1836। तो नॉन करंट एसेट्स में प्लान नजर आ जाएगा और पेबल नजर आएगा 1836। और अब पेबल नजर, क्योंकि पेबल पीछे से मिला के चले तो कैंसिल हो गया, तो खाली बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहा होगा? प्लांट। खाली बैलेंस शीट में प्लांट, मतलब क्या नजर आ रहा होगा बैलेंस शीट में? आप प्लांट नजर आ रहा होगा जी। कर लिया सवाल आप लोगों ने पास पेपर क्वेश्चन 1 मेरे साथ साथ सुनते सुनते? मल्टी प्रोसेसिंग, एआई, पता नहीं क्या आप लोग करें साथ साथ। पेज 44, कर लो भाईजान, कर लिया, कर लो। पास पेपर क्वेश्चन 1 कर लिया? वो मैंने कराना है, मैं इतने भी तो नहीं, फीस नहीं दी, मैंने कराना है। सॉरी, मतलब ये कि खुद करो ना, अपने पाँव पे खड़े हो।
60-40 करके रख लिया था। हो गया, 1-2 मिनट और चाहिए? चलो हाइब्रिड में जिसने कर लिया पूरा सवाल हाथ खड़ा करें। जी गुड, वेल डन। ओके, Copper Limited entered into the following transactions during the year ended 30 June 2019. On Jakam October 2018, we imported a machine from China for 2.5 lakh. Against 60% advance payment was made on Jakam July. अच्छा, एडवांस पेमेंट मशीन के भी आने से पहले हो रही है, यानी यकम जुलाई को हो रही है। तो एक एंट्री बनेगी यकम जुलाई की, उसके बाद यकम अक्टूबर को एंट्री बनेगी, उसके बाद यकम अप्रैल भी हमारे साल में ही है, उसके बाद अगली एंट्री बनेगी यकम अप्रैल को। 3 एंट्रीज बनेंगी। जी कितने डॉलर? $2.5 लाख। ज़रब 60% इज इक्वल टू $1,50,000 एडवांस में दे दिए और बैलेंसिंग 1 लाख। $2.5 लाख ज़रब 40%। जी ये वर्किंग हो गई जी। एडवांस फॉर मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट। जी 1 लाख इंटू 121, ये 121 का रेट। जी रुपीज इन 1000, 18150। मशीन आ गई, मशीन आ गई। चलिए थोड़ी देर खुश वाले, मशीन आ गई है जी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह मशीन आ गई, मशीन आ गई। मशीन आ गया जी। इसको स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर दें, यानी 2.5 लाख ज़रब 124। इसको बैलेंसिंग निकालेंगे। जैसे ही मशीन आया एडवांस को ख़त्म करें, क्योंकि जिस मकसद के लिए एडवांस दिया था वो मकसद पूरा हो गया। काश या पेएबल? एक्सीलेंट। कुछ भी पैसे अभी पे नहीं हुए, बाकी पैसे थोड़े अरसे बाद पेएबल हैं। कितने? $1 लाख। ज़रब भाई यकम अक्टूबर का रेट मुझे बताएं क्या है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता जब मैंने पेमेंट करनी है रेट क्या होना है। मुझे आप तो हमें तो अपना नहीं पता चलता कई दफ़ा, तो हमें फ्यूचर का रेट कहाँ से पता चल जाना है। तो ज़रब कितना? 124। आज जवाब दे दें। 124। जी मशीन 305 जी। ये 2 एंट्रीज कितने लोगों की सही थी? चलो माशाल्लाह। अब आखिरी एंट्री, पेमेंट हो गई है। आप थोड़ा सा ऊपर जाएं। आप तो चले ही गए। ठीक है जी, आप पेमेंट की एंट्री करवा दें।
ये क्या डेट थी? यकम अप्रैल 2019। जी आप बताएं जी, कितने डॉलर जो है वो आपने देने हैं? 1 लाख डॉलर, बल्कि देने क्या, दे दिए 1 लाख डॉलर। यकम अप्रैल का रेट बताएं। 140 जी, 14। हमारा पेबल कितने पे खड़ा है? सॉरी, इट वॉज इंटेंशनल। किसी का तरा तो नहीं निकल जाता? 14,000 वाले को अगर आप 12,400 दे दें तो भाई बताएंगे कैमरे की तरफ देख के कि क्या बना। 14,000 वाले को, सॉरी 12,400 जिससे ले, जिसको देने थे उसको 14,000 देने पड़े। मादरत, मुझे भी दिखाना जरा, मुझे भी दिखाना। ऐसे देखते हैं बड़ों जी। कितना काश? एक्सचेंज लॉस कितना? 1600। डन डन डन। आज आपने घर वालों को जाकर, मैंने IAS 28 के सारे पास पेपर कर लिए अम्मी। पुत्र खा किन्ने ने लुट मचा दी। लुट तो होती ही मचाने के लिए। कोई अच्छे बच्चे आए हुए आज? अच्छे बच्चे माशाल्लाह, सारे ही अच्छे बच्चे हैं। एक नोट्स में आज सफ़ा अटैच होगा ऑनलाइन वाले हजरात, आपके मैंने इधर एंड पे अटैच कर दी है। इसको ज़रा खोलें सफ़े को। अब आप टेक लगा लें, लेट जाएं ज़रा आराम से। ये रिवीजन होने लगी है थोड़ी सी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40, इसमें आप लैंड और बिल्डिंग या लैंड या बिल्डिंग को अगर आप जो है वो बेचने का पर्पस है तो ये तो फिर IAS, और अगर दफ्तर के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं तो। लेकिन अगर आपने लैंड और बिल्डिंग को किराए पे देना है या आपने इसको बेच के प्रॉफिट कमाना मकसद है तो फिर इस लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या लगेगा? IAS 40। IAS 40 का नाम है, ये सिर्फ किस पे लगता है? लैंड और बिल्डिंग के, और किसी चीज पे नहीं, मशीन पे नहीं लगता, बाकी चीजों पे नहीं लगता। अच्छा, IAS 40 में हमने सीखा था कि इनिशियल रिकॉग्निशन जो है लैंड और बिल्डिंग की, वो कॉस्ट, ये हाइब्रिड में नहीं मिल रहा सेकंड रो में, इनको पेज ढूंढ के दें, बिल्कुल आखिरी वाला सफ़ा है, सेकंड रो हाइब्रिड सफ़ा मिल गया, देखें सही सफ़ा निकाल लिया। ओके, ये कल वाले नोट्स खोले में, आज वालों में है, मिल गया सफ़ा तो हाथ खड़ा कर दें, फिर हम आगे चलें। मिल गया? बता। अच्छा जी जी जी, इन्हीं से पूछ रहा हूँ, मिल गया सफ़ा? ओके। Initial recognition recorded if cost can be and future economic benefits are, और इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? कॉस्ट पे। प्रोफेशनल फीस वगैरह बाकी चीज़ें डालेंगे। अच्छा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमारे पास चॉइस है, या तो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे रखें? कॉस्ट मॉडल पे, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे ले जाएं?
फेयर वैल्यू मॉडल पे। तो ये हमारे पास क्या अवेलेबल है, चॉइस अवेलेबल है। तो जब चॉइस अवेलेबल हो, हम उन दोनों में से एक चीज ऑप्ट कर लें तो उसको क्या कहते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं, इसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है। फिर हम लोगों को बरमला के एक्सप्लिसिटली ये कह सकते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पर कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। इस फिक्रे का मतलब है ये हमारी क्या बन गई है, अकाउंटिंग पॉलिसी, या हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर रख रहे हैं। अब ये हमारी क्या बन गई है। और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को फ्यूचर में चेंज किया तो फिर रिट्रोस्पेक्टिवली सारी फिगर्स को दोबारा उसी मॉडल के मुताबिक लाना पड़ेगा। अच्छा जी, एक IS 40 के एतबार से थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो है पढ़ लें सवाल आप लोग। पढ़ लिया या ये देख रहे थे कि सफाई कैसे होती है। लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 2011 फॉर 70 इंक्लूडिंग लैंड ₹30। लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 10 years। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 2011 इज, पूरी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू होगी 95 एंड ₹65 ऑन 31 दिसंबर। पे द जनरल इंटरेस्ट फॉर द ईयर। मैं दोनों मॉडल्स के तहत जनरल इंटरेस्ट करने लगा। पहले मैं इसके लिए कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हूँ। तो कॉस्ट मॉडल के तहत यकम जनवरी 11 को बताएं क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट 70 जमा, अच्छा वो शामिल है। ओके गाइस, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट। 31 दिसंबर 11 जी। टोटल कितने की है, लैंड कितनी है, तो बाकी 40 क्या है। अब फेयर वैल्यू इग्नोर करेंगे क्योंकि कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, लाइफ दी हुई है, लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 years। द अप्रिसिएशन डेबिट, कम्युलेटेड एब्सेंट क्रेडिट जी, क्या बटा क्या 40, यानी 70 टोटल था, 30 इसमें लैंड थी, बाकी बिल डिंग, बिल डिंग डिवाइडेड बाय डंग। ये सॉरी, जवाब दे दें आज। अच्छा, जवाब बड़ी जल्दी देते हैं आप लोग। 31/12/12 बोलें जी, कितने से, 4 से। ये अगर किताब आ गई हुई तो किताब के ना एंड पे ये पेजेस हैं, और जो जिन लोगों ने सेशन लेट ज्वाइन किया है और उनके सामने कोई 20-25 लेक्चर 30 पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको बता रहा हूँ। जल्दी जल्दी इंशाल्लाह कवर करें, आप मिल जाएं क्लास के साथ, इंशाल्लाह मिल सकते हैं, अभी टाइम है, हौसला करके ज़रा लगे रहें। जूम मीटिंग में मुझे आके बताएं कि क्या हालात चल रहे हैं। अच्छा जी, हो गया जी, चलें आप नोट कर लें। ये कौन सा मॉडल हो गया, कॉस्ट। अब फेयर वैल्यू मॉडल की एंट्रीज करते हैं। भाई शौक शौक से किया करें, आप कई दफ़ा ऐसा फील करा रहे होते हैं जैसे मैंने आपको कहा मेरे घर के लिए 1 किलो चीनी लेके आए। हाँ वो कह दिया करें, ये ना करवाया जी।
हो गया। चलें जी, फेयर वैल्यू मॉडल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बोलें जी, यकम जनवरी 11। फेयर वैल्यू मॉडल के लिए एक वर्किंग कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश 31/12/11 को इसकी फेयर वैल्यू बताएं। खुशी गम, एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज लॉस। और एक्सचेंज गेन कौन सा आ गया यहाँ पे? IAS 21 चल रहा है, IAS 40 चल रहा है। लाई लाग वही मतलब भाग रहा था, सारे भागने लगे। तो क्यों भाग रहा था? मैं तो अपने घर जा रहा था, हमने कहा आग लग गई फिर। तो फेयर वैल्यू लॉस कितना आ गया? गेन आ गया कितना? P&L में चला जाएगा 25। बैलेंसिंग दो एंट्रीज होंगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट 70 से और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट P&L क्रेडिट 25 से। यकम जनवरी 12 ब्रॉड डाउन 95। 31/12/11 कैरी डाउन। हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे चली गई? हम उधर ही हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चली गई। पिछले साल हमने शुक्र किया था, इस साल हम सब्र कर रहे हैं। जी बोलें कितना? 30 का लॉस। बोलें 30। इतने खुश हो रहे हैं जैसे कोई बड़ी बड़ी चीज कराई जा रही है और फिगरें भी सही निकल रही हैं। अच्छा, आंतरियां सॉरी एंट्रीज। लाइफ थी 10 साल। ठीक है, फेयर वैल्यू को रखना है। बंदे क्यों ले आ जाते हैं? आराम से बताया करें। OCI P&L में जाएगा, पता है OCI और P&L का? माशाल्लाह सब कुछ पता है, पता नहीं इधर क्या करने आए हैं। 31/12/12 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गिर गई? नहीं। प्रॉपर्टी क्यों गिरी? अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी मौजूद है, उसकी वैल्यू गिर गई। वैल्यू गिर गई। देखें साथ वाले को मुस्कुरा के। मुस्कुराने में तो कंजूसी ना किया करें ना इतना तो। तो भाई ये पहले जो मॉडल था हमारा कौन सा था? कॉस्ट मॉडल। दूसरा, इसमें हमने डेप्रीसिएशन लेके गए थे P&L में, और इसमें हम गेन और लॉस लेके गए। कॉस्ट मॉडल में बैलेंस शीट में कॉस्ट माइनस अकोमोडेशन इम्पेयरमेंट लॉस जाता है, और P&L में और फेयर वैल्यू मॉडल में बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पे आती हैं चीजें और P&L में गेन लॉस जाता है और डेप्रीशिएट नहीं होता। डन। अच्छा, अब तो हम IAS 21 का सवाल करने लगे हैं। जी क्या कह रहा था?
वी परचेज द प्रॉपर्टी इन यूएसए, नहीं ऐसे नहीं, ये इशारा नहीं, इन यूएसए फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, इसकी कीमत बढ़े फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, कॉस्टिंग $30 ऑन यकम जनवरी। जी हाइब्रिड में थर्ड रो में भाई कोई सवाल आ रहा है? एसी मे बी एसी से H2O निकल रहा हो, देखो जाके क्या इशू आ रहा है। शीशा देखते हुए तो दुआ पढ़ लेते हैं ना, क्या तर्जुमा उसका? दुआ आती है तर्जुमा, देखो दुआ पढ़ता हुआ है जिसको आती हो, मांगता हुआ है जिसको तर्जुमा आता हो। शीशा देखते हुए ये दुआ पढ़ा करें जिससे अरबी के अंदर है। वैसे उर्दू में ये है कि अल्लाह जैसे तूने मेरी शक्ल अच्छी बनाई, मेरे अखलाक भी अच्छे बना। शीशा देखते हुए ये दुआ पढ़ते रहें। अच्छा जी, वी परचेज अ प्रॉपर्टी इन यूएसए फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। बोलें जी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए तो इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। $1 कितने के जी इस दिन? 130 का। और फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 15 को कितने की हो गई है? $70। कितने की खरीदी थी? फिर कितने की होगी प्रॉपर्टी? और 31/12/16 को कितने की होगी? आप जरा बनवाएं मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट। सुबह सुबह बनाया था कैश एंड बैंक का अकाउंट, बैंक का अकाउंट याद है सुबह सुबह क्लास में? अब तो क्लास की रात हो गई है ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बनाते हैं जी भाई। यकम जनवरी 15 कैश $30 इंटू 3900। 31/12/15 कैरी डाउन, क्या जरब क्या? $70 इंटू 94। मैंने तो कहा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन मनी आइटम है। नॉन मनी आइटम को बैलेंस शीट डेट के ऊपर लेटेस्ट रेट पे नहीं लाना। हमने तो अभी सुबह सुबह ये डिसाइड किया था कि ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन ही है। 3994 वर्सेस वाले अभी गेन लॉस आ जाने। इसमें एक्सचेंज गेन लॉस भी होगा क्योंकि देखें 30 वाली चीज 70 की हो गई, एक्सचेंज गेन लॉस भी होगा, सॉरी वो फेयर वैल्यू गेन लॉस भी होगा। और 130 वाला $100। अब ये दोनों को अगर मैं इकट्ठा करूं तो इसका मतलब है जो मुझे गेन लॉस आ रहा होगा उसमें दो चीजें छुपी पड़ी होंगी। नंबर 1 फेयर वैल्यू डन, जिसको हम पे मनोसलवा उतरता था वो खुद भी जो है बड़े हो रहे होते थे, तो साथ साथ उनके कपड़े भी बड़े हो रहे होते थे। ये सही बात आपको बता रहा हूं, यानी दोनों तरह का डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये भी आसमानों पे जा रहा है और ये भी आसमानों पे जा रहा है। तो याद रखिएगा जब फेयर वैल्यू मॉडल यूज करेंगे ना तब हमारी मजबूरी आ जाएगी कि लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे लाना, क्योंकि फेयर वैल्यू भी कौन सी वाली यूज कर रहा हूं? लेटेस्ट। तो फिर बेहतर है कि एक्सचेंज डिफरेंस भी लेटेस्ट वाला होना चाहिए, यानी जो स्पॉट रेट आज चल रहे जी रेंट पे वो। तो ये हमारी मजबूरी हुआ करेगी फेयर वैल्यू मॉडल में। अनलकीली फेयर वैल्यू मॉडल में हमें नॉन मनी टाइप चीजों को भी लेटेस्ट रेट पर लाना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल खाली यूज हो रहा होता, वो बोले ना, तो फिर हमें लेटेस्ट रेट पर ना लाना पड़ता, क्योंकि जी रेंट के ऊपर उसको कैरी डाउन करके कुछ करना ही नहीं था। लेकिन यहां मॉडल कौन सा यूज हो रहा है? लिखा हुआ है कहीं, यहां पे लिखा हुआ है कहीं फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है? नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं होता। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग फेयर वैल्यूज गिवन है, ये एक इंडिकेशन है, लेकिन सवाल को बेहतर कर लें। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग, या ये तस्वीर भेज दो, ये किताब में डालते हुए कर लेंगे। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड।
तो एज्यूम करें फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है, वैसे भी लाइफ गिवन नहीं है, दूसरा तो हम वैसे भी नहीं लगा सकते। ओके जी, चलें बताएं जी क्या है, कितना गेन लॉस आया है? 555 क्या आया है? बस इसके साथ एक्सचेंज गेन लॉस ना लिखें, इसके साथ बस P&L लिख दें। ये फेयर वैल्यू गेन भी है और एक्सचेंज गेन भी है, बहरहाल दोनों हो सकते। एक्सचेंज लॉस आ रहा होता है, दोनों नेट करके आ जाते। अभी बैंक अकाउंट बनाया था ना इस तरह, बिल्कुल। आगे अगला खुद ही कर लें। अगला 1 जनवरी 16 ब्रॉड डाउन, 31/12/16 कैरी डाउन, 25 हाइब्रिड में क्लियर हो गया इनको? 5th रो में जो आप समझाया, हाथ खड़ा कर दें। ओके चलें जी, बताएं जी लेटेस्ट वैल्यू $25 मल्टीप्लाइड बाय, बोलें तो 33 61 तो लिखें when we are using fair value model for non-monetary items, when we are using fair value model for non-monetary items, we will use year end exchange rate। उसको year end exchange rate यूज किया करेंगे हम। इसको नहीं, we will use के आगे काट दें, मैं we will use तक लिखा रहने दें, आगे मैं फिक्रा दोबारा करवाता हूं आपको। we will use the exchange rate, we will use the exchange rate prevailing on the date, we will use the exchange rate prevailing on the date, आगे फिक्रा पूरा करवा दें, prevailing on the date, excellent, when the fair value is determined। जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमिन करें उसी दिन का रेट लेंगे ना। ओके होमवर्क में मैं देख लूंगा कौन से सवाल देने हैं। अब मोहतरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, फंक्शनल करेंसी, फॉरेन करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी। लोकल करेंसी कोई ऐसा लफ्ज नहीं है हमारे स्टैंडर्ड में, ये नोट्स का इंशाल्लाह मैं आपको शायद अभी पहला सफ़ा निकलवाऊं। तो फिलहाल बस ये 3 वर्ड्स हैं, इनको ज़रा जहन में रिटेन रखें, फंक्शनल करेंसी, फॉरेन करेंसी और प्रेजेंट। अभी जो मैंने सवाल किया है इसमें मुझे बताएं हमारे फंक्शंस किस करेंसी में हो रहे हैं। फंक्शंस असल में बेसिकली हमारी एक पाकिस्तानी कंपनी होगी जिसने यूएसए में सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ऑपरेशंस, बिजनेस वगैरह सारे काम तो इसके सिर्फ कहाँ होंगे? पाकिस्तान में। बाकी किसी ने कहा होगा यूएसए में कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है उसको खरीद लें। तो बेसिकली यूएस डॉलर जो है
डेट इज आवर फॉरेन करेंसी या फंक्शनल करेंसी? अच्छा चलें इसको एक और मिसाल लेके आप समझें। होंडा एटलस कार है पाकिस्तान में, ये सारी गाड़ी पाकिस्तान में बनाती है सिवाय इंजन के। इंजन ये बाहर के मुल्क से मंगवाते हैं, इंजन बना बनाया बाहर के मुल्क से आ जाता है, गाड़ी पाकिस्तान में बनाते हैं, लेबर भी पाकिस्तान की आपको पता है इनके पास, टायर भी पाकिस्तान से खरीदते हैं, लोहा भी, बाकी चीज़ें भी। ईंट बजरी सीमेंट तो खरीदना नहीं इन्होंने गाड़ी में डालने के लिए, लेकिन दीवारें बनाने के लिए खरीदेंगे सब कुछ। तो मुझे बताएं कि होंडा एटलस कार जो पाकिस्तान की कंपनी है, होंडा जापान की बात नहीं मैं कर रहा, होंडा जर्मनी की, होंडा एटलस कार जो पाकिस्तान की कंपनी है, उसके फंक्शंस किस करेंसी के अंदर है? फंक्शंस पाक रुपीस के अंदर, उसके सारे फंक्शंस पाक रुपीस के अंदर है। फंक्शन से मुराद अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जहां से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। होंडा एटलस कार वाले तकरीबन सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान से खरीदते हैं। जहां हम गाड़ियां सेल करते हैं, होंडा वाले गाड़ियां कहाँ सेल करते हैं? बहुत कम एक्सपोर्ट सेल है, सारी गाड़ियां पाकिस्तान में आपको नजर आ रही हैं, तो गाड़ियां बना के पाकिस्तान में बेचते हैं। तो जहां से हम चीजें खरीद रहे हों और जहां चीजें बेच रहे हों, उस मुल्क को क्या कहते हैं? इस मुल्क में हमारे क्या हैं? फंक्शंस। तो आप बताएं होंडा एटलस कार की फंक्शनल करेंसी क्या है? अच्छा जी, हमारे कॉलेज की तरफ आ जाएं। हमारे कॉलेज को जो सेल वगैरह हो रही है वो पैसे किस करेंसी में मिल रहे हैं? पाक रुपीज में। और कॉलेज में जो चीजें वगैरह हम खरीद रहे हैं ये किस तरह पेमेंट्स हो रही हैं? तो फिर हमारे फंक्शंस कहाँ हैं? पाक रुपीज में। लेकिन हो सकता है कोई जो है वो प्रोजेक्टर वगैरह हम जर्मनी से मंगवा लें, तो जर्मनी के मुल्क की जो करेंसी होगी उसका नाम फिर हम क्या रखेंगे? फॉरेन करेंसी। तो हमारे सिलेबस में एक कॉन्सेप्ट है कि हमने फॉरेन करेंसी को ट्रांसलेट करना होता है फंक्शनल करेंसी में। कल से हम ये कर रहे हैं, हम डॉलर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं पाक रुपीज में, हम यूरो को कन्वर्ट कर रहे हैं पाक रुपीज में, क्योंकि कंपनीज फॉरेन ट्रांजैक्शंस इक्का दुक्का करती हैं, करती भी रहती हैं, ज्यादा भी कर लेती हैं, लेकिन जिस मुल्क के अंदर हम चीजें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस मुल्क की करेंसी का नाम क्या रखा जाता है? बोलें, फंक्शनल। और जो थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शंस आप बाहर के मुल्क से कर लें उसका क्या रखा जाता है? फॉरेन करेंसी। अच्छा जी, अब जनरल एंट्रीज हम जो है वो फंक्शनल करेंसी के अंदर करते हैं। जनरल एंट्रीज हम सारी किस में करते हैं? फंक्शनल करेंसी में। अगर हमें फॉरेन करेंसी दी भी होती है तो पहले उसको फंक्शनल में कन्वर्ट कर रहे हैं कल से, और फिर एंट्री किससे कर रहे हैं? फॉरेन करेंसी। फॉरेन में अगर दी हुई है तो उसको फंक्शनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद बनेगा P&L और बैलेंस शीट। उसके बाद बनेगा P&L और बैलेंस शीट। अब होंडा एटलस कार वाले जो है उसके फंक्शंस तो सारे पाकिस्तान में हैं, लेकिन जो इंजन इंपोर्ट करेंगे उसकी परचेज प्राइस जो है वो जापान की करेंसी से पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, प्रेजेंटेशन करेंसी कैन बी थाउजेंड्स। प्रेजेंटेशन करेंसीज आपकी 1000 हो सकती हैं। प्रेजेंटेशन करेंसी से मुराद जिसमें आपने P&L और बैलेंस शीट और कैश फ्लो वगैरह और बाकी चीजें बनानी है, ये हजारों आपकी करेंसीज हो सकती हैं। हो सकता है होंडा एटलस कार के कुछ ओनर्स पाकिस्तान में हों, होंडा एटलस कार ने जब बिजनेस शुरू किया था कुछ पैसे जर्मनी में किसी से डलवाए हों, थोड़े से पैसे जापान में किसी से डलवाए हों। अब हर मुल्क वाले कहेंगे हमें P&L बैलेंस शीट भेजो, हर मुल्क वालों को हम जनरल एंट्रीज नहीं भेजेंगे। P&L बैलेंस शीट स्टैंडर्ड कहता है आप जितनी मर्जी करेंसीज बनाए, 4 करेंसीज में बनाए, 5 में बनाए, कहते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंटेशन करेंसीज आपकी हजारों हो सकती हैं, लेकिन फंक्शनल करेंसी आपकी एक होती है बस। जैसे हमारे मुल्क में पाकिस्तान जो लोग ऑपरेट करें उनकी फंक्शनल करेंसी कौन सी है? पाक रुपीज। अगर होंडा एटलस कार ने अकाउंट्स जो बनाने हैं अपने, वो प्रेजेंट जैसे मर्जी कर दे, प्रेजेंट आप पाक रुपीज में भी कर दें, प्रेजेंट आप जो है वो जर्मन शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि कंपनीज होती हैं उनके सारे शेयर होल्डर्स पाकिस्तान में नहीं होते, बाहर के मुल्कों में भी होते हैं। तो प्रेजेंटेशन करेंसीज तो थाउजेंड्स ऑफ हो सकती हैं, नोट करें। कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे? फंक्शनल करेंसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। और जी नहीं, बस P&L बैलेंस शीट पर डिफरेंट करेंसीज में अगर बनाने हैं तो हर सफ़े अलग बनाएं, फिर एक ही सफ़े पे तो सारे ना बना दें। अच्छा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है फंक्शनल को प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना, ये CA फाइनल में पढ़ाया जाता है, ये वाला हमने नहीं करना। हमने सिर्फ क्या करना है? फॉरेन को फंक्शनल में।
ठीक है, तस्वीर खींच लें, बस टाइम ख़त्म हो गया। जिसने जाना है ताकि वो जाएं अगली क्लास में। माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं आप, रोज़ाना आया करें, रोज़ाना पढ़ा करें। होमवर्क सोने से पहले करते हैं या उठने के बाद? सुबह उठने के बाद। आजकल तो ईशा कितने बजे हो रही है? 7:45 पे। 8 बजे आप सो जाएं, 2 बजे उठ जाएं तो रात को पूरा टाइम है पढ़ने के लिए।